गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और शायद सितंबर माह में स्कूल खुल जाए, ऐसी भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं। पढ़ाई आपकी लगातार जारी है, घर पे पढ़ते रहो, कोर्स आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आज लगभग ये जो चैप्टर 4 है अपना, ये कंप्लीट करने के कगार पर है। थोड़ा सा बाकी बचा है, वो आज हम आगे पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 जो अपना है वो है स्टैक एंड क्यू। पिछला जो लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट किया था उसमें हमने इसके उपयोग जो है वो थोड़े अधूरे छोड़ दिए थे और दो हमने टॉपिक देखने बाकी छोड़े थे। एक तो था उपसर्ग यानी कि पॉलिश नोटेशन, और एक हमने छोड़ा था पोस्ट फिक्स नोटेशन। वो दो पॉइंट, पहले पॉइंट के दो जो तीन सब पॉइंट थे उसमें से हमने एक पढ़ लिया था, दो बाकी थे, वो आज मैंने लिख दिया अभी। पिछले जो वीडियो था उससे जस्ट आगे हम आगे चल रहे हैं आज हम। तो पहला जो था वो था इनफिक्स नोटेशन था। पहला हमने जो पढ़ा था वो इनफिक्स नोटेशन था। इनफिक्स नोटेशन में हम लोग ऑपरेटर को जो है वो मध्य में लिखते हैं, उसके जस्ट बाद आता है उपसर्ग यानी कि पॉलिश नोटेशन। इसके अंदर इसे आप पहले या प्री भी बोल सकते हो। इसमें जो है वो ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड के पहले लगता है। आप ध्यान दें मेरी बात पर कि ये ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्लस माइनस गुणा भाग ये सब ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेंड के पहले लगते हैं। ठीक है, ऑपरेंड के पहले लिखा जाता है, वो उपसर्ग या पॉलिश नोटेशन कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन में आपको उपसर्ग न लिख करके वो पॉलिश नोटेशन भी पूछ सकता है कि पॉलिश नोटेशन किसे कहा जाता है, तो भी आपको यही थ्योरी लिखनी है आपको। उसके बाद थर्ड नंबर आता है पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट का मतलब हमेशा होता है बाद में। पोस्ट का मतलब हमेशा क्या होता है? बाद में। तो इसमें जब ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेंड के बाद लिखा जा रहा है, इसमें देखो पहले लिखा जा रहा है, इसमें बाद में लिखा जा रहा है और इसमें बीच में लिखा जा रहा है। देयर आर 3 स्टेप्स वी हैव। इनफिक्स, इन मतलब मध्य यानी कि बीच में, प्रीफिक्स यानी कि पहले, और पोस्ट फिक्स यानी कि बाद में। कि जब ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड के बाद में लिखा जा रहा है तो पोस्ट फिक्स नोटेशन है, पहले लिखा जा रहा है तो प्रीफिक्स यानी कि पॉलिश नोटेशन है, उपसर्ग है, और जब बीच में लिखा जा रहा है तो इनफिक्स नोटेशन होता है। तो ये 3 इसके उपयोग मैंने कल आपको बताए थे। अब आगे हम लोग चल रहे हैं बक ट्रैकिंग के ऊपर। इसे एल्गोरिथम में प्रयोग करते हैं। इसमें किसी पाथ के स्टेप्स होते हैं, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन मंजिल तक पहुंचने के लिए होते हैं। ये स्टेप्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और लास्ट तक पहुंचने के स्टेप्स होते हैं। बक ट्रैकिंग का मतलब होता है खोजना। बक ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? खोजना। और जैसे हम किसी भूल भुलैया में हम लोग रास्ता खोजते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम लोग उस भूल भुलैया से बाहर जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई ग्राफ की स्टडी करते हैं तो उस ग्राफ में भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसी प्रकार आगे से आगे हम लोग चलते जाते हैं। वो भी स्टैक के अंदर उसका मतलब प्रयोग किया जाता है। ये उदाहरण है बक ट्रैकिंग के, इसमें भी स्टैक का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक चीज़ और है, इसमें जब हम किसी भी काम को वापस रिवर्स करते हैं तो भी स्टैक उसमें सहायता करता है। रिवर्स करते समय हम कई बार नए पाथ भी खोज लेते हैं, नए रास्ते भी, नए नए तरीके भी आपको स्टैक के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। और लास्ट नंबर थर्ड आता है मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि स्मृति प्रबंधन। इसमें भी स्टैक का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्राथमिक मेमोरी, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं,
कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है। नंबर एक होती है प्राइमरी मेमोरी और नंबर दो होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसके उदाहरण होते हैं रैम और रोम। रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क आ गई, आपकी सीडी आ गई, आपकी डीवीडी आ गई, आपका पेन ड्राइव आ गया। ये सारे इसके उदाहरण है सेकेंडरी मेमोरी के। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है रैम और रोम, उसमें स्टैक का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्टैक का। हम लोगों ने कल एल्गोरिथम हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, वो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। सेकंड आगे हम लोग देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि पुश का ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, एल्गोरिथम बताया था। अब अपने पॉप का ऑपरेशन पढ़ते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको जब इसका थ्योरी स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, तब मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी स्टैक को खाली करते हैं, यानी कि स्टैक में से जब डाटा बाहर निकालते हैं, तो सबसे पहले उसमें हम लोगों को ये देखना होता है कि भी हमारा स्टैक जो है वो एकदम खाली तो नहीं है, उसमें कुछ डाटा होना चाहिए खाली करने के लिए। तो सबसे पहले बिगिन होता है प्रोसीजर पॉप में स्टैक का, स्टैक के अंदर पॉप का। इफ स्टैक इज एम्प्टी, यदि स्टैक एकदम खाली है तो रिटर्न नल, कि भी आपको एरर मैसेज आ जाएगा कि भी स्टैक में खाली करने के लिए कुछ भी नहीं है और अब अपने प्रोसीजर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन यदि स्टैक में खाली करने के लिए कुछ है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो क्या शुरू करते हैं, डेटा पहले सबसे पहले उस टॉप का जो मान है वो हम लोग खोजेंगे, लास्ट वाला जहाँ से डेटा हटने वाला है उसके अंदर टॉप -1 उस टॉप का मान ही घट जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। फिर हम लोग वापस रिटर्न डेटा यानी कि पिछले डेटा पर हम लोग वापस आ जाएंगे और हमारा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। यही जब हम सी भाषा में इम्प्लीमेंट करते हैं तो भी हम इस प्रकार लिखते हैं कि एक पॉप जिसके अंदर इंट डेटा, जिसको हम लोग यहाँ पर खाली छोड़ते हैं पॉप करते समय। ध्यान दें एक बार वापस से, इसको यहाँ पर खाली छोड़ा जाएगा। हो सकता है बुक में लिख दिया हो, लेकिन आप इसको खाली छोड़ दें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाता है। पुश के अंदर लिखा जाता है लेकिन पॉप के अंदर लिखा नहीं जाता। फिर सबसे पहले वही इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ये जांच करता है कि हमारा स्टैक खाली है या नहीं। ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है, ये मैंने आपको बताया था कि जो भी इस फंक्शन का परिणाम होगा उसको विपरीत कर देगा, उल्टा कर देगा। यानी कि यदि इस फंक्शन का परिणाम यदि ट्रू आता है तो इसको ये फॉल्स में बदल देगा, और यदि फॉल्स परिणाम आता है तो इसको ये ट्रू में बदल देगा। कैसे? माना अभी हमारा स्टैक जो है वो एकदम फुल है, मतलब उसमें है, जगह है खाली करने के लिए, तो ये इसको किस में बदल देगा? फॉल्स में बदल देगा। और यदि हमारा स्टैक एकदम खाली है तो इसको ये ट्रू में बदल देगा। यानी कि विपरीत परिणाम देने का काम करता है। ये नॉट ऑपरेटर होता है हमेशा, जो ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में बदलता है। तो जब इसका परिणाम यदि ट्रू आया तो ये फॉल्स में बदल देगा और हम यहाँ आ जाएंगे। लेकिन यदि इसका परिणाम यदि फॉल्स आया तो इसको इसने ट्रू में बदल दिया, तब हम यहाँ रहेंगे। माना हमारे स्टैक में भी जगह है, मतलब कुछ डेटा है, तो हम लोग उस टॉप को खोजेंगे। सबसे पहले टॉप का मान, जो लास्ट टॉप का मान है, जहाँ पर हमारा लास्ट डेटा पड़ा है वही हटेगा। टॉप बराबर टॉप -1, टॉप का मान जैसे मान लो 4 था तो हम लोग 3 कर देंगे, 3 था तो 2 कर देंगे, और वापस नए डेटा पर आ जाएंगे और हमारा ये बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि हमारा स्टैक एकदम खाली है तो इसका परिणाम आएगा ट्रू,
ये इसको बदल देगा फॉल्स में, और फॉल्स में बदलने का मतलब होता है यहाँ आ जाएंगे और यहाँ हम एक लाइन लिख देंगे, कुड नॉट रिट्रीव डेटा, यानी कि किसी प्रकार का कोई डेटा ज्ञात नहीं हुआ है, स्टैक एकदम खाली है, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक पूरा खाली है, बात खत्म। जो कोष्टक जहाँ चालू हुआ है उसके हिसाब से बंद हुआ है, ये यहाँ स्टार्ट, यहाँ क्लोज, ये यहाँ स्टार्ट, यहाँ क्लोज। तो अब हम आगे शॉर्ट में मैं आपको स्टैक के उदाहरण बताऊंगा और उसके बाद में थोड़ी क्यू पर चर्चा करेंगे और फिर हमारा पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हम लोग मैं आपको बता रहा था, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भी स्टैक के कुछ उदाहरण बताइए कि भी स्टैक हम लोग आम जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो आम जीवन में जहाँ पर हम लोग कोई भी वस्तु एक के ऊपर एक या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं तो रखते हैं, तो उसको हम लोग स्टैक का उदाहरण मान सकते हैं। जैसे हमारे ताश की जो गड्डी होती है उसमें जो ताश के पत्ते होते हैं वो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। उसके अलावा जैसे हम लोग घर के अंदर अपने किचन के अंदर जो प्लेट्स रखते हैं, बाउल्स रखते हैं, या और भी बहुत सारे हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उन बर्तनों को एक के ऊपर एक जैसे रखा जाता है, वो भी स्टैक के उदाहरण आते हैं। जब घर का काम चल रहा होता है तो ईंटें आप लोग देखते हो एक के ऊपर एक रखी जाती है, दैट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए स्टैक। तो ऐसे रोज़मर्रा के जीवन में हम हज़ारों एग्जाम्पल देखते हैं। आप किसी दुकान में, शॉप में जाते हैं तो वहाँ पर भी जो आपके क्लॉथ्स रखे होते हैं, कपड़े होते हैं, वो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, वो क्लॉथ्स का स्टैक होता है। साड़ीज़, आप जो साड़ियाँ मतलब खरीदने जाते हैं तो वो भी स्टैक के अंदर रखी जाती है। किसी भी दुकान के अंदर जाएंगे तो जब सामान एक के ऊपर एक रखा होगा तो वो एक स्टैक का उदाहरण आप लोग उसको मान सकते हैं। सेकंड टॉपिक, जो चैप्टर का सेकंड टॉपिक रहता है क्यू। अब तक हमने स्टैक की चर्चा की, हमने सारी बातें की, उसी तरह अब हम क्यू पर भी चर्चा करेंगे। क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर मैं फिर से रिपीट कर दूं, वही जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, एक ऐसी संरचना जिसमें डेटा सुरक्षित रखा जाता है, डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। और डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम लोग अपने डेटा पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस कर सकते हैं। डेटा को जोड़ना, डेटा को हटाना, डेटा को खोजना वगैरह, ये सारे हम लोग ऑपरेशंस डेटा पर कर सकते हैं, पर वो डेटा स्ट्रक्चर हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ा था, अब हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों में थोड़ा अंतर है, वो अंतर हम लोग देख लेते हैं। कि स्टैक का, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टैक जो होता है उसमें इन और आउट के लिए एक ही रास्ता होता है, यानी कि पुश और पॉप दोनों एक ही पाथ से, एक ही रास्ते से किए जाते हैं। जबकि क्यू में ऐसा नहीं होता है। क्यू जो होती है, क्यू को आप आम भाषा में पंक्ति बोल सकते हैं, एक लाइन बोल सकते हैं। उसके अंदर इन का रास्ता और आउट का रास्ता दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि दो रास्ते होते हैं, दो छोर बोल सकते हो आप, इसको छोर बोला जा सकता है, पॉइंट बोला जा सकता है। दो छोर होते हैं, उन छोरों को हम लोग फ्रंट और रियर बोलते हैं। फ्रंट हमेशा आगे का हिस्सा होता है, रियर हमेशा पीछे का हिस्सा होता है। फ्रंट और रियर होते हैं। जैसे इसमें एक ही था इंडिकेटर, इसमें खाली एक इंडिकेटर टॉप था जो कि स्टैक की स्थिति बता रहा था, लेकिन यहाँ पर यदि आपको क्यू की स्थिति देखनी है कि क्यू में कितना डेटा है, तो वो ये दोनों मिल करके बताएंगे आपको, फ्रंट और रियर दोनों मिल करके बताएंगे। तो इसमें दो छोर होते हैं। एग्जाम्पल यदि आप देखें तो किसी हाईवे रोड पर आप देखें कि गाड़ियाँ चल रही है और आगे से आगे चलती जा रही है, वो क्यू का उदाहरण है। और बहुत ज़्यादा बढ़िया उदाहरण, आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो भक्तों की जो लाइन है, दो पाइप के बीच में लाइन से भक्त जो है वो खड़े हैं और दर्शन करते जा रहे हैं, और एक छोर से दर्शन करके निकलते जा रहे हैं और दूसरे छोर से नए भक्त जुड़ते जा रहे हैं।
तो ये क्रम आम उदाहरण में आप लोग देखते हो, कहीं भी आप शॉपिंग करने जाओ तो भी कई बार आपको लाइन लगानी पड़ जाती है, सिनेमा हॉल में टिकट लेने जाओ तो लाइन, रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट लेने जाओ तो भी आपको लाइन लगानी पड़ती है। एक छोर से आदमी हटता जाता है टिकट लेकर के, सामान लेकर के, और दूसरे छोर से आदमी जुड़ता जाता है। तो ये दो छोर होते हैं, फ्रंट और रियर। अब जिस प्रकार स्टैक के अंदर टॉप का मान -1 था तो स्टैक एकदम खाली था, उसी तरह पंक्ति के अंदर जब फ्रंट और रियर, जब फ्रंट और रियर दोनों का मान -1 होता है तब क्यू एकदम खाली होती है। जब फ्रंट और रियर दोनों का मान -1 है, दैट मीन्स क्यू एकदम खाली है। माना, अब मैं आपको कुछ अलग से बताता हूँ आपको। माना ये मेरी कोई एक क्यू है जो यहाँ से शुरू हो रही है, ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, आगे का हिस्सा है, और ये क्यू का पीछे का हिस्सा है। माना इसके अंदर कुछ तत्व है 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो यदि अब हम इसकी स्थिति देखेंगे कि इसमें कितने डेटा हैं, तो इसका जो फ्रंट है वो है 0 पर कोई डेटा शुरू हुआ है, लाइन यहाँ से शुरू हुई है, और एंड यानी कि इसका जो रियर है वो है 5। फ्रंट 0 है, रियर 5 है। 0 से 5 तक आप काउंटिंग कर लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5। दैट मीन्स उसके अंदर 6 डेटा है। जहाँ डेटा है वही की स्थिति हम लोग बताएंगे। सपोज मान लो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से एक डेटा हट जाता है, ध्यान दें आप बोर्ड पर, यदि एक डेटा हट गया तो अब फ्रंट जो है वो 0 नहीं माना जाएगा। अब फ्रंट कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा, क्योंकि संख्या जो है वो 1 पर है, 0 पर नहीं है। तो यहाँ पर फ्रंट आप 1 कर दो, तो 1 से लेकर 5 तक टोटल 5 संख्याएँ होती है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 डेटा है। तो फ्रंट और रियर दोनों ने आपको इस क्यू की स्थिति बताई, ठीक है। डेटा हमेशा फ्रंट वाले हिस्से से हटता है और रियर वाले हिस्से पर जुड़ते हैं। ये दोनों दो ऑपरेशन होते हैं, दो इसके हैं इंडिकेटर्स हैं जो आपको इसकी स्थिति बताते हैं, क्यू की स्थिति बताते हैं। तो क्यू और स्टैक में सबसे पहला अंतर कि इसमें एक छोर होता है, इसमें 2 छोर होते हैं। इसमें एक इंडिकेटर टॉप होता है, इसमें 2 होते हैं, फ्रंट और रियर। जिस प्रकार टॉप के अंदर हमने पुश और पॉप 2 ऑपरेशन किए थे, इसी प्रकार इसमें हम लोग NQ और DQ, इस 2 ऑपरेशन के द्वारा, NQ ऑपरेशन के द्वारा हम लोग अपने क्यू के अंदर तत्व जोड़ते हैं, और DQ ऑपरेशन के द्वारा हम लोग क्यू में से तत्व जो है वो हटाते हैं। जबकि इसके अंदर पुश और पॉप का हमने प्रयोग किया था स्टैक के अंदर। तो मैंने दोनों के अंतर भी आपको बताए हैं साथ साथ में कि भी ये अंतर इसके अंदर होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्यू के बारे में आगे और चर्चा करेंगे। इन ऑपरेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, NQ DQ, प्लस इनके लिए जो सहायक फंक्शंस जो काम करते हैं, जैसे जो हमने पीक वाला पढ़ा था, इज़ एम्प्टी, इज़ फुल, उनके बारे में भी शॉर्ट में हम लोग चर्चा करेंगे इसके अंदर। उसके बाद जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में थ्योरी भी मैं आपको अगले वीडियो में लिखाऊंगा। स्टिल देन अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, खुश रहें, किसी के साथ चीटिंग ना करें, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें। माता पिता का कहना मानें, घर में उनकी हेल्प करें। थैंक यू।